हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीख घोषित कर दी है। हलचल शुरू हो गई है और गहमा-गहमी शुरू हो गई है और 5 राज्यों में खास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब ये 5 राज्य हैं। अ, इन राज्यों में जैसे ही चुनाव घोषित हुए हैं, साथ में जो नॉर्मल रैलीज़ होती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हालाँकि वर्चुअल रैलीज़ करने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हो गया है। तो अब पार्टीज़ जो हैं इन चुनाव में नॉर्मल रैली की जगह वर्चुअल रैली करेंगी और वर्चुअल रैली में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, वो इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकती हैं। और छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधनों की कमी है, उन्हें शायद कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्री नवीन प्रशाली जी आज हमारे साथ हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे याद किया अपने चैनल पर और आपका काफी आपकी व्यूअरशिप होती है और मुझे अच्छा लगता है जब जब भी आप बुलाते हैं और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका। इससे पहले मैं प्रारंभ करूं, आपको और आपके पूरे परिवार को हम सब की ओर से नए साल की मंगल कामनाएं। धन्यवाद सर। आ, चुनाव का यज्ञ, चुनाव का रथ चल पड़ा है अभी तो। आम आदमी पार्टी इस टाइम चर्चा में भी है और खास तौर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत जोर शोर से अपनी प्रेजेंस को दर्ज करने जा रहे हैं, ना केवल उत्तराखंड में बल्कि गोवा में भी। तो ये 2 प्रदेश तो खास तौर से, और पंजाब में तो हलचल ये है कि शायद वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपका ही व्यक्ति हो, ऐसा आभास होना शुरू हो गया है। खैर, जी। आते हैं उत्तराखंड पे। क्या-क्या तैयारियां हैं? चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और अब क्या गहमा-गहमी है? किस किस्म की आप प्रिपरेशंस के अंदर अभी जाएँगे? वोटर्स के पास कैसे जाएँगे वर्चुअल मोड पर, जबकि नॉर्मल रैलीज़ तो रद्द हो गई हैं? बिल्कुल बात आपने सही कही सर। मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल राजनीति में किया और जिसका फिर और अन्य परंपरागत राजनीति करने वाले दलों ने उसका अनुसरण किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी हद तक किया। तो आम आदमी पार्टी पहले से ही तकनीकी जो विशेषताएं होती है उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल है आम आदमी पार्टी को। और ये हमारे हक में ज्यादा अच्छा है कि हम वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि हम सब लोग आईटी बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत सारे टेक्निकल लोग हमारे पास हैं, उन सबके सहयोग से हम ये सेटअप बहुत आसानी से कर सकते हैं दूसरे दलों के अलावा। तो परिस्थिति वाइज जैसे भी होता है उसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि जान माल की सुरक्षा बहुत जरूरी है राजनीतिक हित से पहले। तो ये समझते हुए आम आदमी पार्टी उस सभी नियमों का सम्मान करती है जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। जो भी जनहित के नियम बने हैं उन नियमों का पालन करके हम इस रैली को करेंगे। और जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन का है, तो आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से अपने एक एक मुद्दे के साथ समय समय पर जनता के बीच में जाती रही है, उनका फिर धरातल पर रजिस्ट्रेशन करती रही है। जब जब अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड में आए तो उन्होंने एक गारंटी, एक संकल्प जनता के लिए लिया और उस संकल्प को लेकर हमारे क्रांतिकारी साथी हमेशा धरातल पर गए और लोगों का बकायदा रजिस्ट्रेशन किया, उनको गारंटी कार्ड दी कि हमारी सरकार आएगी और ये काम करेगी, इसको आप संभाल के रखना एज ए गारंटी, ताकि आप उस वक्त कह सकते हैं कि आपने कहा था और नहीं किया था। ये पहली बार किसी राजनीतिक दल ने किया है ऐसा प्रयोग की जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि हम ये जो कहते हैं वो करते हैं। और लोगों को भरोसा इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। उसको देखते हुए जी। जनता आश्वस्त है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जो कह रही है, अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो पूरा करके देंगे। तो इसलिए जनता हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा मौका अपने कैंपेन करने का पहले ही मिल चुका है। 4 गारंटियों के साथ हम 4 बार जनता के दरवाजे पर गए और लगभग उत्तराखंड में जो 1.25 करोड़ जनता है उसमें से अभी आप कह सकते हैं कि 27 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पार्टी का धरातल पर जनाधार हो चुका है। और अब तो हमें चुनावी समय है, अपना लोगों से मिलना है, फिर अपने वादों के साथ जनता के सामने जाना है। जो भी माध्यम होगा उसके पास जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना ज्यादातर काम पहले ही कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है उत्तराखंड में जिसने सबसे पहले अपने कैंडिडेट लिस्ट जारी की और सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया। तो हम रणनीतिक जो चुनावी रणनीति होती है उसमें बहुत एडवांस चल रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, आपने सही कहा।
इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर आऊं, दो इंडिकेटर्स जो निकल कर आ रहे हैं, मैं दर्शकों को उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगा। एक इंडिकेटर आता है चंडीगढ़ से, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रेजेंस दर्ज की है वहां पर, और 14 सीटें भी हासिल की। हालांकि शायद मेयर का जो पद है हासिल करने में वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, बीजेपी अपनी जोड़ तोड़ में वहां कामयाब हो गई है। लेकिन वो इंडिकेटर है कि कहीं न कहीं मैं चंडीगढ़ को पंजाब न के रूप में ना देख के हिंदी की एक्सटेंशन बेल्ट के रूप में देखता हूँ। हिंदी बेल्ट जो है उसका एक्सटेंशन है वो, क्योंकि उसने हमेशा हिंदी बेल्ट की तरह वोटिंग की है, ना कि पंजाब की तरह वोटिंग की है। एक इंडिकेशन और निकलता है जहां पर मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं मतदाताओं का मोह सबसे बड़ी पार्टी से थोड़ा भंग होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो जगह है जिसकी ओर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया है। अभी चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, निकायों के चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है जहां सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, चंडीगढ़ की तरह ही, और वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। लेकिन पिछले महीने दिसंबर में वो गढ़ टूट गया, और वो था भिलाई। ये कभी हुआ नहीं था कि एक तरफ चंडीगढ़ के अंदर भाजपा हारती है और दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट के अंदर भिलाई के अंदर, जो कि उसका इतना बड़ा गढ़ था जहां उसके हारने का प्रश्न ही पैदा होता था। मतलब बीजेपी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हारी, लेकिन भिलाई में नहीं हारती थी। भिलाई में हारना एक चुनौती है, एक इंडिकेटर है कि शायद हिंदी बेल्ट में लोग अपना मन बदल कर बैठे हैं, शायद कुछ नया हो जाए। आप किस किस्म की चुनौतियां देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, नवीन जी? हाँ, देखिए सर, आपने सही कहा। जो अभी चंडीगढ़ का जो अभी रिजल्ट सामने आया, उससे एक बहुत बड़ा एक संकेत गया पंजाब के लिए भी। पंजाब, अगर आप पंजाब के 2-3 क्षेत्र जो है, जैसे मालवा क्षेत्र में हम बहुत मजबूत है आम आदमी पार्टी पहले से। अगर दोआबा मांझा की बात करें तो थोड़ा सा पिछली बार कमी थी, और वो जो कमी शहरी अर्बन एरिया जो है उसमें जो चंडीगढ़ का ये जो मैंडेट आया है एक बहुत प्रभावशाली रहेगा। और इस बार चंडीगढ़ के मैसेज ने बता दिया है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता पूरी तरह से हो गई है और पार्टी सरकार की बनेगी। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जब उत्तराखंड राज्य की मांग उठी थी, तो राज्य की मांग के मूल में जो प्रश्न था, वो बड़ा सवाल था, वो था रोजगार और विकास। उस रोजगार और विकास की मांग पर उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ था। हमारे लोगों ने शहादतें दी, मातृशक्ति ने आंदोलन किया, अपनी शहादत दी। तो यहाँ के लोगों ने जो लड़कर भिड़कर ये राज्य लिया, वो इसलिए लिया था कि ये समस्याएं हल होंगी, क्योंकि रोजगार के इर्द गिर्द में हमारा पलायन, हमारी गरीबी, हमारी अशिक्षा का जो स्तर है, दूर दराज के एरिया में स्वास्थ्य का जो स्तर, गिरता हुआ स्तर है, वो सब उस पर टिका हुआ है। तो जब 20-21 साल बाद वो चीजें आज भी पूरी नहीं हुई, तो जनता में बहुत रोष है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी को यहाँ पर देख लिया है। पिछली बार कांग्रेस से लोग नाराज हुए थे, तो भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र था, उसका जो मैनिफेस्टो था, उसमें 2-3 पॉइंट मेन उन्होंने बोले थे। एक तो ये बोला था कि हम सत्ता में आते ही सारे रिक्त पदों को भरेंगे। उस वक्त रिक्त पद थे सरकार के पास 50,000 के करीब, तो 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे 6 महीने के अंदर। लेकिन उस 6 महीने को बीते हुए 4.5 साल हो गया, यानी पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, सरकार एक पद नहीं भर पाई। अब उन रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 57,000 हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि वो बड़े ही बड़े, सरकार कोई रोजगार नहीं दे पाई। तो जो सरकार अपने मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट पूरा नहीं कर पाई, तो वो क्या कर पाएगी? उसके साथ साथ बहुत सारे उन्होंने बातें की थी। तो जो जो बातें की थी, उस बातों का असर ये रहा कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, और सरकार ने कहा था हम स्थिर सरकार देंगे, क्योंकि उत्तराखंड में ये आया राम गया राम की जो कहानी चलती रहती है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री अभी तक 21 सालों में, जबकि 4 मुख्यमंत्री होनी चाहिए थे, 2 होनी चाहिए, 3 होने चाहिए थे, उसकी जगह जो 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए हैं, उससे जनता परेशान है। उस आया राम गया राम की पद्धति को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने की बात कही थी, स्थिर सरकार देने का वादा करके 3-3 मुख्यमंत्री बना दिए। अब रोजगार की बात सबसे बड़ी बात थी, तो रोजगार, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया, सरकार ने रोजगार दिया। सरकार ने रोजगार दिया, 3-3 मुख्यमंत्री बने, उनके साथ पीआरओ, ओएसडी और जो सहायक उनके होते हैं, उसके एक बड़ा सा अमला दिया। उस अमले ने यहाँ पर जनता की गाड़ी कमाई की, जो खुली लूट की, बंदर बांट की, वो जनता ने खुलेआम देखी। उसके अलावा इनके नेता जो होते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, उनके रिश्तेदारों को कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर बैकडोर से एंट्री ना मिली हो। तो ऐसे लोगों को, यहाँ के मेयर के बच्चों को नौकरी मिली, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को नौकरी मिली, यहाँ पर जो मंत्री थे उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिली। और आम आदमी पार्टी ने लगातार उसको आगे किया भी, आगे करते हुए बात को रखा। हमने वो सारे भ्रष्टाचार उजागर किए, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया।
तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ तो स्थिति ये है कि ये खनन प्रेमी सरकार जो है, वो उस सरकार को इतना खनन से प्रेम है कि बागेश्वर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, बहुत सीमांत जिला है यहाँ से, सेंटर से अगर मैं देखूं तो उस जिले में एक खनन माफिया के 2-3 जो ट्रक हैं वो पुलिस पकड़ लेती है अवैध खनन के उसमें, और उनका चालान हो जाता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से चिट्ठी जाती है कि इन ट्रकों को छोड़ दिया जाए। उनके पीआरओ चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी से आदेश प्राप्त हुआ है कि इन ट्रकों को छोड़ दिया जाए। तो बागेश्वर जिले के एसपी को लेटर जाता है, वो लेटर किसी तरह से लीक हो गया, तो हमने उस मुद्दे को उठाया, और मुद्दे को उठाने के बाद वो पीआरओ निलंबित कर दिया गया और आज ही वो पीआरओ फिर बहाल कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुनने वाला नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में साक्ष्य हैं, उसके बाद भी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो उन सबको देखते हुए ये माना जाएगा कि ये सरकार ने कुछ नहीं किया और सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार बन गई है। तो जनता त्रस्त होगी 20-21 साल से। वही जो आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है, चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, सुरक्षा की बात हो, जल जंगल जमीन जिसके लिए उत्तराखंड की ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस अवधारणा को साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी इस नव वर्ष में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए जनता से नव परिवर्तन की अपील कर रही है। और जिस प्रकार से जनता का समर्थन उत्तराखंड में मिल रहा है, जनता इस नव वर्ष में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए, नव परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसलिए हम आश्वस्त हैं अब कि जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता पर पहुंचाने जा रही है। बस ये 30 दिन की 1 महीने की मेहनत रह गई है। हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे नेता मेहनत कर रहे हैं, और हम एक नई क्रांति लाने के लिए उत्तराखंड में तैयार हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के लिए नहीं, बल्कि अमूल चूल परिवर्तन जो उत्तराखंड की धारणा है, जिसके लिए शहीदों ने अपने शहादत दी, उस अवधारणा को साकार करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में है और जनता समर्थन देने के लिए तैयार है। सर जो वोटर सर्वेज आ रहे हैं वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि जहां पर शायद आपकी सरकार ना बन सके, ये उनका कहना है, और एक तरह से आप कांग्रेस को शायद नुकसान पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं, ये भी संकेत निकल कर आ रहे हैं। जब आप अपनी प्रेजेंस को दर्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी की सीटें तो जाएंगी। खैर जी हो सकता है उसमें कुछ सीटें भाजपा की भी आप ले जाएं उसके अंदर, लेकिन ये सर्वे आम आदमी पार्टी को ऊपर के उच्चतम पद तक पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वोट परसेंटेज अच्छी दिखा रहा है, वो सीट्स भी ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन उतनी सीटें नहीं दर्शित कर रहा है वोटर सर्वे जो आपको उच्चतम सीट तक ले जा सके। ये भी नहीं, आप स्थिति आ रही है। जी आप सही बोल रहे हैं कि आप, लेकिन आप उस सर्वे को देखेंगे, पहले जहां 0 सीटें हमारी बताई जा रही थी, फिर 4 बताएगी, फिर 8 बताएगी, अब 12 बताई जा रही हैं। वोट परसेंटेज हमारा लगातार 4-5% से लेकर 19-20% पहुंच गया है। तो ये ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आएगा, आप देखेंगे 60% से ऊपर चला जाएगा वोट प्रतिशत हमारा, क्योंकि असली वोटर तक सर्वेयर पहुंच नहीं पा रहे। जो हमारा असली वोटर है अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, और लोग भी इतने अब चालाक हो गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये सामने वाला क्वेश्चनर क्या हमसे पूछना चाह रहा है, वो उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर खाने जो है, इस बार जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। आप दिल्ली का देखेंगे सर, तो दिल्ली में भी लोग बोलते थे 1 सीट 2 सीट आएगी, सर्वे बताते थे 2-2 सीटें आ रही, 2 सीट 3 सीट, 2 सीट 3 सीट से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस 0 पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी 3 पर सिमटी, तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारी चीजें फेल होगी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी का जो झंडा था दिल्ली में बुलंद हुआ, और उसके बाद जो सरकार ने काम किया, जनता के मुद्दों पर काम किया, तो जनता ने लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रखा। और उसी से सब लोग जो एक उदाहरण ले रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि दिल्ली जैसी सरकार यहाँ पर होनी चाहिए, ईमानदार सरकार होनी चाहिए। और उत्तराखंड में मैं समझता हूं, जितने मैंने स्टडी की है, उत्तराखंड गरीब प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड को गरीब बनाने के लिए हमारे नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भ्रष्टाचार होता है, बजट का 25 से 30% हिस्सा खा लिया जाता है। अगर उसको ही हम बचा लेंगे तो हम जनता को पानी भी दे सकते हैं, जनता को बेरोजगारी भत्ता भी दे सकते हैं, महिलाओं के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि है 1000 रुपए प्रति माह की, उसको भी दे सकते हैं। हम जो हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनको 1 करोड़ रुपया भी दे सकते हैं सम्मान राशि। हम पूरे जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको रोजगार भी दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में बजट है। 60,000 करोड़ का बजट यहाँ भी है, 60,000 करोड़ का दिल्ली भी है,
दिल्ली में जब सब कुछ हो रहा है तो उत्तराखंड में भी सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए जो बजट की थैली में छेद कर दिया है इन नेताओं ने, उनके छेदों को बंद करते हुए हमने वो जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि जनता का ही पैसा है। आपने दिल्ली की बात की। दिल्ली के पास आपका एक मर्क्यूरियल लीडरशिप है, जो कि अरविंद केजरीवाल के रूप में है, जो आपके पास उत्तराखंड में नहीं है। जो आपने चेहरा यहाँ पर घोषित किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, हालांकि वो आर्म फोर्सेस की बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनका अ, वैसा जादू चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि जैसे दूसरी लीडरशिप पार्टियों की है, जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लीडरशिप है। वैसे चर्चित एक फेमस चेहरे को शायद आप दर्शित नहीं कर पाए हैं, मुझे लगता है उत्तराखंड के अंदर। ये भी बात निकल कर आ रही है। जी जी सर, ऐसा है सर, इसमें यह है कि आप देख सकते हैं अभी चेहरा हमारा नया चेहरा है, और उसको शायद लोग उतना नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे जितना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दागी चेहरों को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, कभी न कभी उनकी कोई न कोई कंप्लेंट होती रहती है, तो उससे जो चर्चित हो चुके हैं उनको शायद जनता ज्यादा वैसे जानती होगी, या कहीं पत्रकार बिरादरी में चर्चा हो रही होगी। लेकिन अगर मैं चेहरे की बात करूं या लीडरशिप की बात करूं, तो लीडरशिप योग्यता और क्षमता से होती है, और योग्यता और क्षमता कर्नल अजय कोठाल में कूट कूट के भरी है। आप देख सकते हैं जब सेना में थे तो उन्होंने कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल लिए। जब वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे तो उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दिलाई और एवरेस्ट फतेह किया। उसी दौरान जो केदारनाथ आपदा आई थी तो उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ पुनर्निर्माण का जिम्मा संभाला था, और उन्हीं की हिम्मत थी, उनकी टीम की हिम्मत थी कि वो यात्रा शुरू हो पाई। उस दौर में जब सरकार फेल हो गई थी, बहुगुणा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली की ओर भाग रहे थे, तो उस वक्त जो मोर्चा संभाला था वो कर्नल कोठियाल जी और उनकी टीम ने संभाला था, और वो दुनिया जानती है। तो इसलिए हमारे नेता हैं, चाहे अगर उसमें हम जैसे कार्यकर्ता भी अगर हो, तो हमारे पास वो अनुभव है जो शायद यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्रियों ने देखा नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री मंत्री इस उत्तराखंड के परिधि से बाहर कभी ना रहे हैं, ना उन्होंने देखा है। वो पहाड़ों पर कुछ लोग रहे हैं, पहाड़ों के परिवेश में रहे हैं, उसी में सरकार चला रहे हैं, और उनको मौका मिल गया तो उन्होंने यहाँ पर लूट मचानी शुरू कर दी। लेकिन दुनिया तो उन्होंने देखी नहीं। अगर हम जैसे लोग हैं तो हमारे में वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका तक देखा है, यूरोप देखा है, वहां की कार्यप्रणाली को जानते हैं, और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, प्रशासन को चलाना जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना जानते हैं। तो सारे स्किल हम पे हैं, और हम जब सत्ता को संभालेंगे तो उसमें रिजल्ट अवश्य आएगा, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी कंपनी को संभाला है, उनको प्रॉफिट में हम लाए हैं, और बड़े बड़ा स्टाफ संभाला, बड़ी बड़ी टीम संभाली है। तो उससे जो है हमें ये पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि जब सत्ता को हम संभालेंगे तो हम सत्ता को बेहतरीन तरीके से संभालेंगे, और संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस राज्य को प्रॉफिट में लाएंगे। और जो कर्जा हमारे पास है, नए रेवेन्यू रिसोर्सेज बना के उस कर्जे को हम कंप्लीट करेंगे, हम खत्म करेंगे। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हम उबार के आए हैं, उनको सही दिशा में हमने दिशा देके हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसका अनुभव जरूर सत्ता में हम देंगे। और नए नए जो चीजें जो हो सकती है, जो फॉरेन कंपनियों के साथ टाई अप हो सकता है अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जो हमारे प्रदेश की आबोहवा है उसके हिसाब से जो बिजनेस यहाँ पर हो सकते हैं, उसकी जानकारी इनसे ज्यादा, कई ज्यादा हम लोगों को है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये दर्शक मित्रों हमारा अंतिम प्रश्न था, और हमें खुशी होगी क्योंकि अब चुनाव वर्चुअल मोड से होने जा रहा है, जो कि देखा जाए तो फिजिकली आप नहीं जा पाएंगे कहीं पर। तो अगर आपके लीडर कोठियाल साहब हमारे चैनल पर आकर अपने दर्शकों से बात करना चाहें तो उनका स्वागत है। कि वो अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो न्यूज़ टाइम उनका स्वागत करता है कि अगर उनके पास वक्त होगा और वो कुछ वक्त स्पेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आना चाहें बात करने के लिए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा। और नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने समय दिया और मुझे इस चैनल से जोड़ने का आपने जो प्रयास किया, मेरे लिए बहुत सराहनीय है। मैं आपका आभारी हूँ, आपके चैनल का आभारी हूँ। न्यूज टाइम का हमेशा सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार नए साल की बधाई देता हूँ। और सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये देवभूमि है, देवभूमि भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ के लोग दर्शनों के लिए आते हैं और आते रहेंगे पूरे देश से। मैं सभी से अपील करता हूं कि देवभूमि में आते रहिए और अपने इन जड़ों से जुड़ते रहिए। जो लोग हमारे बाहर हैं वो भी सुखी रहें, इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी के मंगल जीवन के लिए।
आप सभी के लिए हमारी ओर से भी प्रार्थनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ इसी चैनल पर।